प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति निरंकुश सत्ता तथा सामाजिक व आर्थिक असमानता के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई थी। फ्रांस की क्रांति के बीच वहाँ की शासन व्यवस्था के अंदर ही थे। उस समय फ्रांस में राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सड़ चुकी थी। इसके लिए फ्रांस के अदूरदर्शी और अक्रमणीय शासक जिम्मेदार थे। उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम जान लेते हैं कि वहाँ क्या था। इतनी खुशी या इतना आक्रोश शायद ही विश्व की किसी दूसरी घटना पर व्यक्त किया गया है जितना कि सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर किया गया। कांट, हीगल, वर्ड्सवर्थ ने इस क्रांति पर खुशी व्यक्त की तो एडमंड बर्क ने आक्रोश जाहिर किया। जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय का, हीगल ने इसे क्रांति की याद में पौधे लगाए। अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ ने अभिभूत होकर अपने युवा व फ्रांसीसी न होने पर खेद प्रकट किया। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि उस नवप्रभात में जीवित होना ही वरदान था और युवक होना तो स्वर्गिक ही एक अनुभूति थी। इस प्रकार क्रांति के बाद फ्रांस का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार मेटरनिक ने कहा था कि क्रांति यानी फ्रांस में क्रांति को जुकाम होता है तो समस्त यूरोप छींकता है। यूनान की स्वतंत्रता सन 1830 में फ्रांस की क्रांति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि क्रांति के सिद्धांतों से यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। ब्रिटिश नेता चार्ल्स जेम्स फॉक्स ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा था कि दुनिया में अब तक घटने वाली सभी घटनाओं में महानतम व श्रेष्ठतम थी। ऐसा ब्रिटिश नेता चार्ल्स जेम्स फॉक्स ने कहा था। अब हम वहाँ की राजनीति व्यवस्था को जानते हैं। तो वहाँ लुई 14 सन 1643 से 1715 ईस्वी तक फ्रांस में निरंकुश शासक था। फ्रांस ने यूरोपीय देशों के साथ कई युद्धों के कारण राजकोष खाली कर दिया। राजकोष का अधिकतम धन युद्ध व दरबारी विलासिता में खर्च होता था। इनसे अपने उत्तराधिकारी को अंतिम समय में कहा कि फ्रांस को युद्धों से बचाए तथा सामान्य जनता को अधिक करों से मुक्त करे, ऐसा लुई 14वें ने कहा था। लेकिन इस सलाह पर उत्तराधिकारी लुई 15वें तथा लुई 16वें ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लुई 14वें ने कहा, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 15वें ने शासन किया था सन 1715 से 1774 ईस्वी तक। वह अक्रमणीय व विलासी शासक था। उसने फ्रांस की बिगड़ती स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि कहा कि वर्तमान व्यवस्था में भी समय कट जाएगा। उसने अपनी मृत्यु पर कहा कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यानी प्रलय यानी कयामत। उसके बाद लुई 16वां फ्रांस का शासक बनता है। उसका शासनकाल था सन 1774 से 1793 ईस्वी तक, और इसी समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। लुई 16वें के समय फ्रांस की क्रांति की घटना घटित हुई। यह ऐसे निराशाजनक समय में शासक बना जब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी। इसमें नेतृत्व क्षमता का अभाव था, उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। वह बिना कुछ सोचे किसी की भी सलाह को मान लेता था, यानी कान का कच्चा था। वह बुद्धिहीन था जो केवल समय की बर्बादी करना जानता था। उसने ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ द्वितीय की बहन और महारानी मैरिया थेरिस की पुत्री मैरी अंतोनेट से शादी कर ली। वह मैरी अंतोनेट राजकार्य में बहुत हस्तक्षेप करती थी। वह बुद्धिहीन, अभिमानी और जिद्दी थी। वह हमेशा चाटुकारों से घिरी हुई रहती थी। इतिहासकार फिशर ने मैरी अंतोनेट के बारे में कहा कि वह ऐसे साइरस यानी भोंपू
के समान प्रतीत होती थी, जो कि जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रहा था, यानी टक्कर करवाने के लिए। उसने एक बार रोटी के लिए आंदोलन करने वालों के बारे में कहा कि वे केक क्यों नहीं खाते, रोटी नहीं खाए तो केक खा ले। उनको ये पता नहीं था कि जब रोटी नहीं मिलती तो केक कैसे खाए, यानी उनके पास कैसे आर्थिक उपलब्धि रहती थी किसानों के पास उस समय के। इससे उसकी बुद्धिहीनता व व्यवस्था से रहित जानकारी का परिचय था। अब वहाँ सामाजिक व्यवस्था। तत्कालीन फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था पादरी, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। उच्च पादरी यानी प्रथम स्टेट व कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट, सुविधा व संपन्न वर्ग था। वहीं सर्वसाधारण वर्ग कृषक, मजदूर, मध्यम श्रेणी के लोग तृतीय स्टेट में शामिल थे, जो भारी विषमताएं और गरीबी से ग्रस्त थे। इस प्रकार सामाजिक अव्यवस्था के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मध्यम वर्ग का अहम भाव ही क्रांति का असली कारण था। स्वतंत्रता तो एकमात्र बहाना थी। इतिहासकार मैरियर का मत था कि वास्तव में जब क्रांति हुई तो वह मुख्यतः राजा के निरंकुश एक तंत्र के विरुद्ध नहीं, वरन विशेषाधिकारों से युक्त वर्गों, कुलीन व पुरोहितों के विरुद्ध थी। क्रांतिकारियों ने प्रारंभ में ही उन्हीं को समाप्त किया था। अब फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण रहे उसको हम जानते हैं। तो पहला जो मुख्य कारण था वो था मैरी अंतवानेत का विलासितापूर्ण जीवन। दूसरा था कानून व्यवस्था चौपट। तीसरा था सामाजिक असमानता। चौथा था बौद्धिक क्रांति। और इस प्रकार जो अंतिम कारण था वो था आर्थिक स्थिति डावाडोल, या उसको हम विषमता कह सकते हैं। इस प्रकार इनको अगर हम विस्तृत जाने तो पहला कारण है मैरी अंतवानेत का विलासितापूर्ण जीवन। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति किस राजा के समय हुई, तो उस समय लुई 16वां था, जिसका शासनकाल था सन 1774 से 1793 तक। इस प्रकार गद्दी पर बैठते समय उसकी आयु 20 वर्ष ही थी। उसमें उतनी योग्यता नहीं थी कि वह ऐसी संकटमय स्थिति में फ्रांस को संभाल लेता। उसकी प्रारंभिक शिक्षा एक भावी सम्राट की भांति नहीं, बल्कि एक सन्यासी की भांति हुई। उसे राजनीतिक, प्रशासन, इतिहास व विज्ञान की शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी। विवेकहीन धार्मिक शिक्षा के कारण वह सांसारिकता से इतना विरक्त हो गया कि विवाह उपरांत वर्षों तक अपनी युवा व आकर्षक पत्नी मैरी अंतवानेत के साथ अनौपचारिक संबंध नहीं बना पाया। मैरी अंतवानेत ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश की प्रसिद्ध साम्राज्ञी मारिया थेरेसा व सम्राट फ्रांसिस की 8वीं पुत्री थी। ऑस्ट्रियन होने के कारण मैरी अंतवानेत को फ्रांस में वास्तविक सम्मान नहीं मिला। उसे द ऑस्ट्रियन यानी ऑस्ट्रियन स्त्री व मैडम डेफिसिट नामों से पुकारा जाता था। इसके पीछे ये अफवाहें थी कि लुई 16वें के नपुंसक होने और रानी के अनेक पुरुषों के साथ विवाहेतर संबंध होने के बारे में समय समय पर खबरें उड़ती रहती थी। मैरी अंतवानेत की बुद्धि का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्रांति के दौरान जब लोगों ने राजा से शिकायत की कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो रानी का प्रत्युत्तर था, रोटी नहीं मिलती है तो तुम केक क्यों नहीं खा लेते। रानी के साथ उसके संबंधी व कृपा पात्र फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साए के विशाल शीश महल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ 18,000 व्यक्ति निवास करते थे, जिनमें से 16,000 तो केवल नौकर चाकरी थे। शेष 2,000 में दरबारी व राज परिवार के कृपा पात्र अतिथि शामिल थे। एक अनुमान के मुताबिक क्रांति से पूर्व यहाँ का खर्चा
$100 लाख प्रतिवर्ष था। धन के अत्यधिक अपव्यय के कारण फ्रांस का राज दरबार राष्ट्र की कब्र यानी समाधि कहा जाने लगा। फ्रांस के शासक लुई 16वें में भी इच्छा शक्ति का अभाव था। उसने ताज ग्रहण करते समय कहा था, यह मुकुट मुझे चुभता है। वास्तव में मुकुट उसे जीवन भर चुभता ही रहा। अब दूसरा कारण हम जाने, यह था कानून की जो वहाँ व्यवस्था थी वो अव्यवस्था के रूप में सामने आई। देश में कानूनों की कोई एक प्रमाणिक संहिता नहीं थी। अदालतों की भाषा लैटिन थी, जिसे फ्रांसीसी भाषा जानने वाले आम जनता समझ नहीं पाती थी। पूरे देश में लगभग 385 प्रकार के कानून प्रचलित थे। एक कस्बे में तो बात कानूनी थी, तो वही बात उस स्थान से 5 मील की दूरी पर स्थित दूसरे कस्बे में गैर कानूनी समझी जाती थी। वाल्तेयर ने इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन कहा है, किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। लेत्र द कासे, फ्रांस के राजा की ओर से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और दंड देने के लिए जारी किए जाने वाले ये पत्र थे, जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम स्थान खाली रहता था। राजा की कृपा पात्रों द्वारा ऐसे मुद्रा युक्त पत्र प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग के जेल में डाल दिया जाता था। केवल उस लेत्र द कासे पर नाम भरना होता था खाली जगह में। दिद्रो और वाल्तेर जैसे विचारकों को बास्तिल के दुर्ग में इन्हीं पत्रों यानी लेत्र द कासे के कारण कैद की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। बास्तिल का एक दुर्ग था जो किला था, उसमें अनेक फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को बंद कर दिया जाता था। अब तीसरा जो क्रांति का मुख्य कारण था वो थी सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो प्रथम एस्टेट था पादरी, द्वितीय एस्टेट था कुलीन और तृतीय एस्टेट था सर्वसाधारण वर्ग। यद्यपि कार्डिनल रिचलू और बाद में लुई 14वें ने सामंतों की शक्ति का अंत करके उन्हें बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया था, फिर भी इस वर्ग को अभी तक बहुत से अधिकार प्राप्त थे। मध्यम वर्ग के पास धन और योग्यता थी, किंतु उसके अनुरूप समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। उनके विचार में इस विषमता को तभी दूर किया जा सकता था जब सामंती ढांचे को नष्ट कर दिया जाए। किसानों की आमदनी का 80% भाग राज्य, चर्च और जमींदारों को विभिन्न प्रकार के कर चुकाने में चला जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें जागीरदार की गेहूँ पीसने की चक्की, शराब की भट्टी, रोटी सेकने के तंदूर और उसके पुल तक का उपयोग करने के लिए एक निश्चित शुल्क बेगार, जिसको हम फ्रांस में कोर भी कहते हैं, रूप में देना पड़ता था। टाइथ या टाई एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा किसानों से सब प्रकार की उपज के 10वें हिस्से के रूप में वसूल किया जाता था। यह टाइथ कर था। इसे एक विशेष परिस्थिति में सन 1439 में लगाया गया था, किंतु बाद में इसे जारी रखा गया और इसे कभी क्रांति होने तक खत्म नहीं किया गया था। इन करों के अतिरिक्त फ्रांस की जनता को कई अन्य कर भी देने पड़ते थे। जैसे टेले नामक कर था, वो था भूमि कर, जिसका शाब्दिक अर्थ है कटौती। आय कर को कापिस्टियो तथा विंतिग्मे कहा जाता था। लोगों द्वारा दिए जाने वाले करों में सबसे कष्टदायी कर था गेबेल, जो एक नमक कर के रूप में था। नमक के व्यापार का एकाधिकार एक कंपनी के पास था। कानून के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 7 पौंड नमक कंपनी के मनमाने भाव पर अवश्य खरीदना पड़ता था। ऐसा न करने वालों को राज्य दंड देता था। यह फ्रांस का दुर्भाग्य था कि जिन लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें नमक खरीदना पड़ता था जबरन। उच्च पादरी निम्न पादरियों को एक भद्दी, गंदी तथा अलग जाति से संबंधित समझते थे। इसलिए निम्न पादरियों ने अपने पादरी वर्ग का परित्याग कर क्रांति के समय तृतीय एस्टेट का साथ दिया। नेपोलियन का कथन है कि क्रांति मुख्य रूप से सामाजिक असमानता अहम के कारण उत्पन्न हुई, स्वतंत्रता तो केवल एक बहाना मात्र था। लॉर्ड एक्टन ने भी लिखा है कि क्रांति विशेषाधिकार के विरुद्ध समानता के पक्ष में एक मान विद्रोह था। क्रांति का नारा था
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रांति का नारा था, यानी फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब जो चौथा कारण है बौद्धिक क्रांति, यानी इनमें विद्वानों का योगदान। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी बुद्धिजीवी तथा तथाकथित दार्शनिक वर्गों को फिलोलाइज कहा जाता था। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति की आत्मा कहा गया है। इन दार्शनिकों में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो आदि प्रमुख थे। मॉन्टेस्क्यू, जिसका जीवन काल था सन 1689 से 1755 ईस्वी के मध्य, बचपन का नाम चार्ल्स लुई सेकेंडेंट था। वह न्यायिक वर्ग का एक सामंत, उच्च श्रेणी का वकील तथा बोर्दो की संसद का जज था। उसकी प्रथम प्रसिद्ध रचना थी पर्शियन लेटर्स, जिसमें 2 काल्पनिक ईरानी यात्री फ्रांस की यात्रा करते समय वहाँ के समाज के विभिन्न पक्षों पर अपने व्यंग्य पत्रों के माध्यम से व्यंग्य करते हैं। उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी द स्पिरिट ऑफ लॉज सन 1747 ईस्वी, जिसका केंद्र बिंदु उसकी विधिक विषयक धारणा है। उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, यानी मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता, जिसके अनुसार नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए शासन की तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पृथक पृथक हो, और भारत सरकार के जो वर्तमान ये तीनों अंग है वो मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। यूरोप के बौद्धिक देवता वोल्टेयर, इसका जीवन काल था सन 1694 से लगाकर 1778 ईस्वी। इसका मूल नाम फ्रांसिसो मारिए आरुआ था। सन 1718 में इसकी पहली रचना थी एडिप प्रकाशित हुई। यद्यपि वह बाइबल और चर्च में विश्वास नहीं करता था, फिर भी वो नास्तिक नहीं था, यानी उसकी ईश्वर में आस्था थी। आस्तिक और नास्तिक वह होते हैं, यानी आस्तिक यानी जिसकी ईश्वर में आस्था हो, भगवान में आस्था हो, और नास्तिक जिसका विश्वास इन सब में नहीं हो। उसका मत था कि ईश्वर अपने को प्रकृति और मानव हृदय में अभिव्यक्त करता है, बाइबल और चर्च में नहीं। वह पोप को विदेशी पादरी कहता था। वह व्यंग्य में कहता था कि दुनिया में एक ही ईसाई था, वह भी सलीब पर चढ़ा दिया गया, यानी वो ईसा मसीह की ओर उसका इशारा था। चर्च के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए उसने कहा, इन भ्रष्ट चीज़ों को यानी चर्च को नष्ट कर दो, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसे कागज़, कलम और दवात नहीं दी गई, जिसके कारण पुस्तकों की लाइनों के मध्य शीशे के टुकड़ों से उसने कविताएं लिखी। फरसा का शासक फ्रेडरिक मान उसका मित्र था, जिसके दरबार में वह 3 वर्षों सन 1750 से 53 ईस्वी तक सम्मानित अतिथि की तरह बर्लिन में रहा था। रूस की महारानी कैथरीन द्वितीय भी उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए लालायित थी। इतना सब होने के बावजूद सामंत और पादरी वर्ग उससे आतंकित था और इंग्लैंड के विषय में लिखे गए उसके लेखों लेटर्स ऑन इंग्लिश को पेरिस की पार्लियामेंट में खुलेआम जलाने का आदेश दिया। इस पुस्तक में उसने इंग्लैंड में प्रचलित विचार स्वतंत्रता की प्रशंसा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादियों की आलोचना की थी जो सुधारों का विरोध कर रहे थे। वह अपने समय का सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लेखक था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में उसका कहना था कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊँ, किंतु आपके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। ऐसा राजस्थान पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ पर हमेशा आपको लिखा मिलेगा। ये वॉल्टेयर का प्रसिद्ध कथन है। उदार निरंकुशवाद का समर्थन करते हुए वॉल्टेयर का कहना था, मैं चूहों की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद करूंगा। वॉल्टेयर को अपने क्रांतिकारी व उग्र विचारों के कारण फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड में शरण लेनी पड़ी थी। 25 वर्षों तक विदेश में रहने के बाद सन 1778 में वह फ्रांस लौटा और उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। अपने स्वतंत्र, निर्भीक, स्पष्ट विचारों के कारण वॉल्टेयर फ्रांस में प्रबोधन युग का नेता माना जाता है।
जिनेवा में एक घड़ीसाज के घर जन्मे रूसो, जिनका जीवन काल था सन 1712 ईस्वी से लगाकर 1778 ईस्वी के मध्य, अपने निबंध डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। एमिल नामक उपन्यास 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और कर्तृत्व की आलोचना करते उसने बैक टू नेचर यानी प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। रूसो, ऐसा नेपोलियन ने भी कहा है, अगर रूसो नहीं होता तो ये फ्रांस की क्रांति नहीं होती। एमिल ऐसे प्रभावित होकर रानी अंतोनेट ने अपने निवास के लिए एक छोटा बंगला बनवाया था। ग्वालिन के काम में अभिरुचि ली। इस पुस्तक में उसने शिक्षा को व्यक्ति के सहज और नैसर्गिक विकास का उपकरण बताया। आज की मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन जैसी शिक्षा पद्धतियों का पूर्वाभास उसके इसी ग्रंथ में, एमिल में मिलता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है एमिल रूसो का। रूसो का कहना था कि कोई भी व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को खरीद ले, कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं हो कि वो अपने आप को ही बेच दे। सन 1762 ईस्वी में प्रकाशित उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस वाक्य से प्रारंभ होती है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, फिर भी वह हर जगह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने स्वीकृति अथवा स्वीकारोक्ति शीर्षक से अपनी आत्मकथा तथा जिली नामक उपन्यास की रचना की। फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अर्थात भ्रातृत्व उसी के विचारों से प्रेरित था। नेपोलियन ने इसलिए कहा था, यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। रूसो बहुत बुरा था, उसी ने क्रांति को आसन किया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट था जो प्रारंभ में तो क्रांति के पक्ष में था, जैसे ही वो राजा बना तो क्रांतिकारियों को उसने दबाने का कार्य किया। क्रांति के दिनों में लुई सोले ने भी कहा था कि इन दो व्यक्तियों रूसो और वॉल्टेयर ने फ्रांस का सर्वनाश कर दिया। कहते हैं कि रॉबस्पियर रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बाइबिल की तरह तकिए के नीचे रखकर सोता था। ऐसा लगता है कि वह रूसो को खुदा और अपने को पैगंबर मानता था। रूसो का महत्व उसे दी गई अनेक संज्ञाओं से लगाया जा सकता था, यथा क्रांतिकारियों का पैगंबर, अशांत आत्माओं का अमर अपवाहक, आत्मा अभिव्यक्ति के नए स्वच्छंदतावाद का दार्शनिक, संतोष का मसीहा, लौकिक मुक्ति का उग्र देवदूत, धर्मनिरपेक्ष समाज के आगामी युगों का वैतालिक, ये रूसो की उपाधियाँ थी। अब जो अगला विद्वान है फ्रांस में वो है दिदरो, जिसका जीवन काल था सन 1713 से 1784 ईस्वी तक। इंग्लैंड के प्रभाव में आकर विवेक के महत्व पर बल देते हुए फिलोसॉफिक थॉट नामक पुस्तक लिखी दिदरो ने। उनका कहना था कि जिस विषय पर कोई प्रश्न नहीं उठता हो उसे कभी भी प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, यानी जो शुद्ध सोना होगा उस पर भी अंगुलियां उठेगी। विश्वास करने के लिए शंका करना अनिवार्य है, यानी वहम करना। उसने अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त कर सन 1772 ईस्वी में 17 खंडों वाले एक विशाल विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया का संपादन किया। इस विश्वकोश के संपादन में गणितज्ञ दालेम्बर दी एल्बर्ट के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कोश के कुछ भागों के प्रकाशित होने के बाद पुरातनपंथी लोगों द्वारा इसका विरोध प्रारंभ किया। सरकार ने भी हस्तक्षेप किया। ऐसी स्थिति में दालेम्बर ने निराश होकर वाल्टेयर से पत्र व्यवहार किया। वाल्टेयर ने उसे प्रोत्साहित करते हुए लिखा कि हम मानव मस्तिष्क में होने वाले महान क्रांति के बहुत करीब है और हम लोग उसके लिए आप लोगों के ही विशेष कृतज्ञ है। वाल्टेयर ने दिदरो को फ्रांस से बाहर जाकर विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया को पूर्ण करने का सुझाव दिया, लेकिन दिदरो अडिग रहा और सभी व्यवधानों के बाद उसने विश्वकोश को पूर्ण किया। फ्रांसीसी क्रांति ने दिदरो फ्रांसीसी सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु मानते हुए उसकी रचनाओं को जलाया और सन 1749 ईस्वी में उसे जेल में डाल दिया। फ्रांस की क्रांति को उभारने में तत्कालीन भू अर्थशास्त्री वर्ग
फिजियोक्रेट्स का भी बड़ा योगदान रहा। इसका नेता लुई 15वें का राजवैद क्वेश्चन था। इस समूह ने प्रकृति को धन मानकर अपने को राजनीतिक व आर्थिक विचार व्यक्त किए। क्वेश्चन ने अतिरिक्त जीन द गुर्ने, दुदांत द नेमर्स, जैक्स ट्यूर्गो, मार्सियर द रेवियर इस विशिष्ट समूह के सदस्य थे। अब जो फ्रांस में अगला क्रांति का कारण है वो है आर्थिक विषमता। क्रांति से पूर्व फ्रांस को प्रत्येक वर्ष लगभग $2.5 करोड़ का घाटा हो रहा था, जिसकी पूर्ति भारी ब्याज पर ऋण लेकर की जा रही थी। क्रांति से पूर्व कुल राष्ट्रीय आय का आधा भाग केवल ब्याज चुकाने में ही खर्च होने लगा। अंत में स्थिति यह आ गई कि लोग सरकार को ऋण देने में आनाकानी करने लगे। करों की इस व्यवस्था के कारण फ्रांस में एक कहावत प्रचलित हो गई थी, सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जन सामान्य कर देता है। लुई 16वें ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए, मगर सफलता नहीं मिली क्योंकि वो बुद्धिहीन था। वित्त मंत्री तुर्गो, जो सन 1774 से केवल 74 एक वर्ष तक ही रहा, अपने अल्पकालीन कार्यकाल के दौरान उसने अनेक सुधार कर जनता में लोकप्रियता प्राप्त की। उसका सिद्धांत था कोई दिवालियापन नहीं, कोई कर वर्दी नहीं और कोई अधिक उदार नहीं। ये उसका प्रसिद्ध कथन या नारा कह सकते हैं कि कोई दिवालियापन नहीं, कोई कर नहीं, कोई अधिभार नहीं। उसने दरबार तथा सरकार के प्रत्येक विभाग में खर्च को कम करने की सिफारिश की, किंतु दरबारिया व सम्राज्ञी द्वारा उसका विरोध करने पर राजा द्वारा उसे पदच्युत यानी उसको हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। लुई 16वां वाल्टेयर के मित्र तुर्गो की इस चेतावनी को भूल गया कि महाराज यह कभी न भूले कि चार्ल्स प्रथम की दुर्बलता ही थी जिसके कारण उसे अपना शीश कटवाना पड़ा था। तुर्गो के बाद नेकर, जिसका वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल था सन 1776 से 81 ईस्वी तक, उसने 1781 में राज्य के आय व्यय का विवरण प्रकाशित कर जनता में वितरित करा दिया, जिससे जनता को राजमहल की फिजूल खर्ची का पूरा ज्ञान हुआ। पहली बार प्रकाशित ऐसी रिपोर्ट में खास तौर पर यह दिखाया गया कि दरबारियों को पेंशन के रूप में कितना धन मुफ्त दिया जाता है और इसके बदले में राज्य की कोई सेवा नहीं करते। इस कारण सभासद नेकर से काफ़ी क्रुद्ध हुए और उसे पद से हटा दिया। नेकर के बाद उसे वित्त मंत्री के रूप में केलोन ने घाटे के बजट की पूर्ति के लिए समस्त जनता पर सामान्य कर लगाने का सुझाव दिया, परंतु कर मुक्त सुविधा प्राप्त वर्ग ने इस व्यवस्था को सफल नहीं होने दिया। अंत में केलोन को त्यागपत्र देना पड़ा। केलोन के बाद वित्त मंत्री ब्रेन ने भी आर्थिक सुधार की दृष्टि से सभी वर्गों पर एक समान भूमि कर तथा नया स्टाम्प कर लगाने का सुझाव दिया। विशिष्ट व्यक्तियों की सभा द्वारा इसका भी विरोध किया गया। राजा ने इस सभा को भंग कर दिया। ब्रेन के प्रस्तावों को पंजीकरण के लिए पेरिस की पार्लियामेंट के पास भिजवा दिया। पार्लियामेंट ने नए करों को दर्जे देने से इनकार कर दिया। साथ ही घोषणा की कि नवीन करों को लगाने का अधिकार केवल एस्टेट जनरल को है। इसके बाद जनता के भारी दबाव के चलते राजा को विवश होकर एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। इसका अधिवेशन 5 मई सन 1789 को वर्साय के आलम्पानंद सभागार यानी साल दे मन्यू प्लेजार्स हॉल ऑफ प्लेसेस में तय हुआ। नेकर को व्यापक अधिकार देकर पुनः वित्त मंत्री बना दिया गया, जिसको लगभग 5 वर्षों का पहले अनुभव था। ऊपर से आर्थिक दिवालियापन और नीचे से असंतोष के दबाव के कारण क्रांति अवश्यंभावी हो गई। जागरूक मध्यम वर्ग, सामंती व्यवस्था का विकृत रूप, सामंतों की राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा, दार्शनिकों का प्रभाव, योग्य शासक का अभाव, किसानों के मन में सुधारों की इच्छा, पेरिस का महत्व, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संपर्क आदि कारणों ने फ्रांस की क्रांति को अनिवार्य बना दिया। यह मुख्य फ्रांस की क्रांति के कारण थे। और अगले जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रांति के विभिन्न चरण और वहाँ की प्रमुख घटनाएं।